Hello everyone, welcome you all. In this video lecture, we are going to discuss the further scientific techniques of Taylor, which we have left over so far. Now we are left only with the four scientific techniques of Taylor. Okay, so one by one in this video lecture, we will cover it all, and after this lecture, your chapter second, that is principles of management, is going to be over. Okay, इस लेक्चर के बाद आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अब इसमें जो है हम बाकी के बचे हुए चार प्रिंसिपल्स जो हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो पहला इस लेक्चर का जो है प्रिंसिपल वो है आपका मोशन स्टडी। ठीक है, तो मोशन स्टडी का ऐसा है कि आप लोग पहले इसका डेफिनेशन देखिए। मोशन स्टडी, इट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ द वर्कर। व्हाट इट डज, इट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ अ वर्कर। Okay, determines the movement of a worker while he is performing job into productive and unproductive movement. So as you can see there, that that it clearly focuses on determining the movement of a worker। मतलब एक worker किसी भी वर्क को करने के लिए कितना मूवमेंट ले रहा है, कितनी बार मूव कर रहा है, तो हम जो है उसके मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक है आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, सो यू शुड नो दैट व्हाट आर द प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड व्हाट आर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ठीक है, अब समझिए कि अगर वर्कर आपका मूवमेंट कर रहा है, मतलब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उसके इस मूवमेंट की वजह से कोई वर्क आपका कंप्लीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव मूवमेंट। ओके, सो प्रोडक्टिव मूवमेंट जो है वो आपका कोई एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो मूवमेंट होता है वो आपका हो गया प्रोडक्टिव मूवमेंट। और वहीं आपका जो अनप्रोडक्टिव, मतलब कि वर्कर ने मूवमेंट तो करी, वो एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने से आपके कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये आपका कहलाएगा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि आपका प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि एक वर्कर जो है वो स्क्रू ड्राइवर से क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर से जो है आपके कंपनी में एक जो भी आपका एक नट है तो उसको जो है वो टाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रोडक्टिव मूवमेंट होगा कि वो मतलब वो अगर किसी टाइप का मूवमेंट कर रहा है तो वो कुछ आपका प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझिए कि वहीं पे एक वर्कर केवल फालतू का, मतलब बिना किसी वर्क के जो है इधर से उधर, मतलब लेफ़्ट राइट किए जा रहा है, और उसके इस लेफ़्ट राइट करने से आपकी कंपनी को कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ओके, सो अब मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, एंड ट्राइज टू रिड्यूस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, मतलब मैनेजमेंट ये चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सके इस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब इसको आप एक और एग्जांपल से समझिए पहले। ठीक है, कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है। जैसे जो टूल बॉक्स है, ठीक है, टूल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर्स, यू कैन से दैट, मतलब हैमर, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स रखे हुए हैं। अगर वो कंपनी दो सेपरेट रूम्स में रखती है, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल समझिए, ये है आपका रूम 1, ठीक है, और ये है आपका रूम 2। ठीक है, तो रूम 1 और रूम 1 में कंपनी ने क्या रखा है, रूम 1 में कंपनी जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है, या कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन वर्क कर रही है। ठीक है, और टूल बॉक्स रखा है कंपनी ने रूम नंबर 2 में। अब यहाँ पे समझिए कि वर्कर को अपने प्रोडक्शन करने के लिए टूल बॉक्स के लिए बार बार कहाँ जाना पड़ेगा, रूम नंबर 2 में। तो इस टाइप का जो मूवमेंट आएगा, मतलब कि वर्कर बार बार रूम 1 से रूम 2 में जाएगा, फिर वहाँ से रूम 2 से रूम 1 में आएगा, तो ये जो वर्कर ये जो स्पेस कवर करेगा मूवमेंट के लिए टूल बॉक्स से टूल्स अरेंज करने के लिए, तो ये आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में आएगा। तो यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो क्या कोशिश करेगा, वो ये ट्राई करेगा कि जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स जो है इसके मूवमेंट को हम रिड्यूस करें, और टूल बॉक्स को कहीं ना कहीं हम इसी के आसपास कहीं पे सेटल करें।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो जो वर्कर का मूवमेंट है वो कम हो जाएगा और वर्कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो प्रोडक्टिव आवर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि अनप्रोडक्टिव आवर्स में, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइंटिफिक टेक्निक की तरफ, दैट इज़ योर वर्क स्टडी, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं वर्क स्टडी की, तो वर्क स्टडी में आपको इतना समझना है कि किसी भी कंपनी में एक वर्क को करने के लिए क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर कंपनी है तो कंपनी में वर्क हो रहा है, तो उस वर्क को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना वर्क हुआ, ठीक है, कितना वर्क किया गया, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे, क्या क्या चीज़ देखेंगे, दैट फॉल्स अंडर द वर्क स्टडी। सो टू नो द वर्क कंप्लीटेड इन अ कंपनी यू हैव टू फोकस ऑन टाइम स्टडी, ठीक है, कि कितना समय लगेगा। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी, कि वर्कर के मूवमेंट में कितना टाइम लग रहा है, इसको ऐड करोगे। फिर मेथड स्टडी, आपने कौन सा पार्टिकुलर मेथड यूज़ किया है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट में फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी आई थिंक सो दैट यू कैन रिकॉल दैट fatigue study determines the break, okay, the break which is given to the employee to get their refreshments, okay। तो वर्क स्टडी में जब आप इन 4 फैक्टर्स पे फोकस करोगे, चारों फैक्टर्स क्या है, पहला आपका हो गया टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फिर आपका है मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी। जब आप इन चारों फैक्टर्स पे कंबाइनली फोकस करोगे, इन चारों फैक्टर्स को आप स्टडी कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप के कंपनी में वर्क कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क स्टडी। मूविंग फॉरवर्ड विद डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ओके। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अपने नेम से ही क्लियर है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब हम डिफरेंट पीस देंगे, मतलब हम अलग अलग वेज देंगे, मतलब अलग अलग पीस देंगे, किसको, एज अ वेज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट एम्फेसिस ऑन फेयर वेज पेमेंट सिस्टम, ठीक है, फेयर वेज पेमेंट सिस्टम। सो एज यू कैन सी दैट इट क्लियरली फोकसेस ऑन फेयर वेज पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्कर जितना वर्क करेगा, जो वर्कर, सीधी सी बात है, जो वर्कर जितना वर्क करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बारे में बात करते हो, ठीक है। अगर एफिशिएंट वर्कर है तो उसको ज़्यादा वेज मिलेगा, उसको हैंडसम वेज मिलेगा, और अगर इनएफिशिएंट वर्कर है तो उसको हैंडसम वेज नहीं मिलेगा, या उसको जो है एफिशिएंट वर्कर से कम वेज मिलेगा। और ऐसा इसलिए करना चाहिए कि ताकि वर्कर्स के साथ किसी भी तरीके का कोई भी बयास ना हो, कोई भी पार्शियलिटी ना हो, ओके। मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट साइंटिफिक टेक्निक, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का अगर आप देखेंगे तो इसका क्लियरली इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स के बीच में कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, कैसे उनके मतलब उनके आपसी तालमेल को बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक टेक्निक है। अब इसमें समझिए इसमें होता क्या है। इसमें जनरली होता यही है कि जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, समय समय पे उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, अपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको बताते हैं कि कंपनी का क्या नया प्लान है। तो इससे क्या होता है, और साथ ही साथ जो है टाइम टू टाइम पे कंपनी को अपने वर्कर्स को इन्हांसमेंट के लिए, मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट हो, टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो वर्कर्स होंगे, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का आपसी तालमेल बढ़ेगा। और आपसी तालमेल बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि वर्कर भी समझ सके कि हाँ हम कंपनी के पार्ट हैं और मैनेजर तो क्या कंपनी का पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबको, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजर हो, उसकी मेंटालिटी सेम हो कि वो जो है कंपनी का एक पार्ट है और उनके बिना जो है कंपनी रन नहीं कर पाएगी या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। Okay, so I hope so that with this video lecture you are quite efficient or quite clear with the rest of the scientific techniques of Taylor. So if you have any problem, any doubt, so you are feel free to ask me in the comment section. Okay, so till then, stay home, stay safe, God bless you.